क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक कहां खत्म हुई? टोक्यो ओलंपिक में हमारी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? एम करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 3 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करें इनसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहूंगा। खुशखबरी यह है कि हाल ही में गुजरात में एक एग्जामिनेशन आयोजित की गई और यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नाम था डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर। क्या? डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की जो एग्जामिनेशन होती है वो सुपर क्लास 3 की एग्जामिनेशन मानी जाती है, जो हाल ही में 1 अगस्त 2021 को गुजरात में आयोजित की गई, जिसमें मेरे पास एक जो क्वेश्चन पेपर आया जो एग्जामिनेशन के बाद वो जी सीरीज का एग्जामिनेशन पेपर था, उनमें मैंने एनालिसिस किया कि हमारी जीके 2020 यूट्यूब चैनल में से कितने क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो मैंने एनालिसिस करके देखा तो तकरीबन 30 ऐसे क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे और हमारी यूट्यूब चैनल में से 16 क्वेश्चन दोस्तों हमारे वीडियो में से लिए गए हैं। तो यह 16 मार्क्स आपको मिल सकते थे यदि आपने हमारी जीके 2020 यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर वीडियो को डेली देखा है। और विथ क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन नंबर है उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने देखा कि जो करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट होता था वो 80वें नंबर से था और 80वां क्वेश्चन वो कोवैक्स वैक्सीन से जुड़ा हुआ था। और उनके बारे में बात 26 फरवरी 2021 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन में मैंने की थी। तो 26 फरवरी 2021 के तीसरे क्वेश्चन यानी कि 4 मिनट 36 सेकंड पर जाकर यह क्वेश्चन के बारे में आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह तकरीबन 13 मार्च 2021 और यहां पर है 13 मार्च 2021। जी हाँ दोस्तों, यह एक आपको शायद ऐसा मालूम होगा कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हुआ है कि हमारे जीके 2020 यूट्यूब चैनल के 13 मार्च 2021 के करंट अफेयर के वीडियो में से जो चौथे नंबर का क्वेश्चन, छठे नंबर का क्वेश्चन, 8वें नंबर का क्वेश्चन, 10वें नंबर का क्वेश्चन और 12वें नंबर का जो क्वेश्चन, इसी तरह 5 क्वेश्चन अकेले 30 मिनट के यह 13 मार्च 2021 के करंट अफेयर में से निकाले गए। तो क्या आपको यह आधे घंटे का एक लेक्चर आपको एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स दिला सकता था? और यह क्वेश्चन क्या थे वो भी मैं आपको बता दूं। तो 82वां क्वेश्चन जी सीरीज का पेपर और इसमें 82वां क्वेश्चन था दोस्तों, 82वां क्वेश्चन और 82वें क्वेश्चन में इसरो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था जो हमारे यह 13 मार्च के करंट अफेयर के वीडियो में चौथे नंबर के क्वेश्चन में 10 मिनट 10 सेकंड के वक्त पर जो मैंने बात की थी उनमें से निकाला गया। और 84वां क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्तों, 84वां जो क्वेश्चन था वो था भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच से रिलेटेड और इसमें हमारे रविचंद्रन अश्विन ने जो कारनामा किया है। तो हमने 27 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के वीडियो में जो 5वें नंबर का क्वेश्चन पेश किया और 9 मिनट 33 सेकंड पर इसका आंसर छिपा हुआ था। और 86वां क्वेश्चन वो भी 13 मार्च में से था। 86वां क्वेश्चन दुस्तलिक 2 जो हमारे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, इनसे रिलेटेड था। तो 13 मार्च 2021 के करंट अफेयर वीडियो में 10वां क्वेश्चन हमारा यही था और हमारे 20 मिनट पर जाकर यह वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि विथ प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं 13 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर एग्जामिनेशन में हमारे कितने क्वेश्चन निकाले गए हैं। और आप यहां स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और हमने जो यहां दोस्तों इंडिकेट किया है कि कौन सी तारीख में कौन से नंबर का क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के पेपर में था वो यहां मैंने आपके सामने रखा है। तो प्लीज स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए आपके मोबाइल में और बाद में सर्च कीजिएगा। और हमने हाल ही में दोस्तों एक नई सीरीज शुरू की है, यानी कि सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और वो सीरीज का नाम है
एनसीईआरटी। जी हाँ, आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी जो एक बेसिक फंडामेंटल होता है, तो बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर हो, इसलिए एनसीईआरटी से जुड़े हुए हमने वीडियो अब प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं। और आपको हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पर 4 ऐसे वीडियो भी मिल जाएंगे और इसका ताल्लुक होगा 6 से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी किताबों से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जियोग्राफी स्टैंडर्ड 6 पहला यूनिट और तीसरा वीडियो, और इनमें से तीसरे वीडियो में पहला ही क्वेश्चन था, लेकिन सीरीज को लेकर 21वां क्वेश्चन, तो 21वां क्वेश्चन भी DYSO की एग्जामिनेशन में 151वें नंबर पर पूछा गया था और जो सीरीज का पेपर है वो था 6। तो चलिए दोस्तों, आपको पता चल गया कि हमारे चैनल में से बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको हमारे पर भरोसा रखना चाहिए। 1 साल तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर आपके एग्जामिनेशन के पेपर में छप गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र कहां खत्म हुआ? हाल ही में यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की यह विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र चीन देश में खत्म हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट यह घटना थी क्योंकि हमारे भारत देश के गुजरात के धौलावीरा और साथ साथ दोस्तों एक रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना राज्य में स्थित है, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित भी किया गया है। वो इसी बैठक में निर्णय लिया गया था। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र चीन के फुजियान प्रांत की राजधानी फुजोउ में खत्म हो गया। कहां पर? फुजोउ में खत्म हो गया, जिसमें कुल 34 नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 34 में से 2 हमारे भारत देश के भी है, जो मैंने आपको नाम भी बता दिए। और सत्र समाप्त होने के बाद नवीनतम शिलालेख, जिसमें 29 सांस्कृतिक स्थल और 5 प्राकृतिक स्थल शामिल है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने? 34 ऐसे स्थलों को हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है। और जिसमें यूनेस्को की विश्व विरासत पर साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है? पूरे विश्व में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या हो गई है 1154। और चीन देश की बात करें तो चीन देश में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 56 हो गई है। हमारे भारत देश में कितनी हो गई है? हमारे भारत देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या हो गई है 40। और समिति ने विश्व विरासत सूची से ब्रिटेन के लिवरपूल मैरीटाइम मर्केटाइल सिटी को हटाने का फैसला किया है और पिछले 10 वर्षों में हटाया गया पहला विश्व धरोहर स्थल भी है। तो यह भी हमें याद रख लेना है कि ब्रिटेन के लिवरपूल मैरीटाइम मर्केटाइल सिटी को हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में से हटा दिया गया है। दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मिन आंग लाइंग ने स्वयं को किस देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया है? हाल ही में दोस्तों सैन्य तख्तापलट हो गया है। कहां पर? म्यांमार देश में। और म्यांमार में हाल ही में मिन आंग लाइंग ने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है म्यांमार देश। म्यांमार के सैनिक शासन के प्रमुख जनरल मिन आंग लाइंग ने स्वयं को देश का प्रधानमंत्री घोषित किया है और अपनी सरकार को कार्यवाहक सरकार करार दिया है। उन्होंने देश में आपातकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाने की भी घोषणा की है। क्या? हाल ही में जनरल मिन आंग लाइंग ने स्वयं को म्यांमार का प्रधानमंत्री घोषित किया और हाल ही में उनकी जो सरकार है उन्हें कार्यवाहक सरकार भी करार दिया और 2 वर्ष के लिए वहां आपातकाल को भी बढ़ाने की घोषणा कर दी है। और जनरल मिन आंग लाइंग ने देश में लोकतंत्र बहाल करने और चुनाव कराने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि वे अगस्त 2023 तक, कब तक? अगस्त 2023 तक आपातकाल के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्य पूरा कर लेंगे। और यहाँ हमने दोस्तों म्यांमार की बात की, तो म्यांमार की एक महिला का नाम है जो एक प्रमुख नेता के रूप में है, उनको भी गिरफ्त में लिया गया था। तो उनका नाम क्या है आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तीसरा क्वेश्चन, विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई रूपी की शुरुआत किसने की? हाल ही में एक विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था जिसका नाम है ई रूपी की शुरुआत की है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई रूपी की शुरुआत की है। क्या? ई रूपी की शुरुआत की है। और ई रूपी डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और संपर्क रहित व्यवस्था है। इसके उपयोग से डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। ई रूपी में कार्ड और नेट बैंकिंग की जरूरत नहीं होगी। क्या? ई रूपी में कार्ड और नेट बैंकिंग की भी जरूरत नहीं होगी। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से यूपीआई प्लेटफॉर्म पर इसे विकसित किया है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच हॉटलाइन सेवा शुरू की गई है? हाल ही में भारत देश की सेना और चीन देश की सेना के बीच हॉटलाइन सेवा शुरू की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। उत्तरी सिक्किम में कुंगराला और तिब्बत स्वायत्त शासित क्षेत्र के खाम्बा डिजोंग में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, क्या? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हॉटलाइन शुरू की गई है। यानी कि दोस्तों हाल ही में चीन के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध के समाचार हमारे सामने आए हैं और इस हॉटलाइन से दोनों सेनाओं के बीच सीमा पर भरोसा और सद्भाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। और पीएलए दिवस पर इस व्यवस्था की शुरुआत की गई है। क्या? पीएलए दिवस पर इस व्यवस्था की शुरुआत की गई है और हॉटलाइन के जरिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मैत्री और सद्भाव संदेश भी दिए। पांचवा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं और खास तौर पर कोविड-19 महामारी में यह योजना प्रति माह में एक बार करंट अफेयर में आती है। तो आपको इस योजना के बारे में पता होना चाहिए। यहां हमें योजना के बारे में 2 सेंटेंस दिए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वो हमें यहां पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, बिल्कुल सही। सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज दिया जाता है, बिल्कुल सही है। इस योजना के अतिरिक्त सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज भी दिया जाता है। तो हमारा आंसर बन जाता है, कौन से कथन सही है? 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन यह योजना करंट अफेयर में क्यों आई? तो देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज ही, जी हां आज ही यानी कि 3 अगस्त को गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और इस योजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए राज्य में जन भागीदारी कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। एक सेंटेंस मैंने यहां से सेट किया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया था। तो यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? कोविड महामारी के आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करना। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज दिया जाता है। दूसरा सेंटेंस मैंने यहां से सेट किया था, तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही थे। छठा क्वेश्चन, हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग कितने साल बाद फिर से शुरू किया गया? भारत देश का हल्दीवाड़ी और बांग्लादेश का चिलाहाटी दोनों के बीच रेल मार्ग हाल ही में 56 साल बाद फिर से शुरू किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 56 ईयर। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल संपर्क क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में हल्दीवाड़ी चिलाहाटी मार्ग से होते हुए पत्थर की गिट्टियों से लदी 30 डिब्बों वाली भारतीय मालगाड़ी बांग्लादेश के चिलाहाटी स्टेशन पर पहुंची और तकरीबन 56 साल बाद फिर से एक बार यह रेल सेवा शुरू की गई है। और इस रेलगाड़ी को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के किस स्टेशन से रवाना किया गया? तो डामडीम स्टेशन से इसका रवाना किया गया है। कौन से स्टेशन? डामडीम स्टेशन से यह रेल को रवाना किया गया। और भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के 56 साल के अंतराल के बाद
इस मार्ग पर रेल संचालन पुनः शुरू किया गया है और यह रेल संचालन शुरू होने से भारत और बांग्लादेश को क्या फायदा होगा वो हमें जान लेना चाहिए। तो हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लाइन असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और भूटान से बांग्लादेश माल भेजने के लिए छोटा रास्ता है। क्या माल भेजने के लिए यह छोटा रास्ता है और इस रेल मार्ग के खुल जाने के बाद भारत से स्टोन चिप्स, अनाज, मछली, चूना पत्थर, लकड़ी आदि बांग्लादेश को निर्यात करने में काफी आसानी होगी और इस रेल मार्ग से सवारी गाड़ी चलना शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बांग्लादेश के पर्यटक आसानी से और कम समय में दार्जिलिंग, सिक्किम, द्वार के साथ ही नेपाल और भूटान भी जा सकेंगे, यानी कि पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। सातवां क्वेश्चन, देश की पहली महिला विधायक बनने का अवसर किसको मिला था? देश की पहली महिला विधायक बनने का अवसर मिला था डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी हमारे भारत देश की पहली महिला विधायक बनी थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी। लेकिन वो करंट अफेयर में क्यों आई? तो देखो, अतीत में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम से ज्ञात राज्य विधानसभा की पहली बैठक 2 अगस्त 1921 के दिन में हुई थी। कब? 2 अगस्त 1921 के दिन हुई थी, जिसके हाल ही में 100 साल पूर्ण हुए। क्या? 100 साल पूर्ण हुए और सदन की पहली कार्यवाही के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह 2 अगस्त को मनाया गया। इसीलिए करंट अफेयर में आई है यह महिला विधायक जिसका नाम है डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी और इसने मद्रास के सरकारी अस्पताल की पहली भारतीय महिला डॉक्टर ऐसी मुथुलक्ष्मी रेड्डी को देश की पहली महिला विधायक बनने का अवसर दिया था। और विभिन्न सामाजिक सुधारों में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारे भारत देश की पहली भारतीय महिला डॉक्टर कौन? तो भी आंसर होना चाहिए डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी। और हमारे भारत देश की पहली महिला विधायक कौन बनी थी? तो भी हमारा आंसर होना चाहिए डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने कहा कि 5 करोड़ 60 लाख विद्यार्थी स्कूलों से बाहर है? क्या 5 करोड़ 60 लाख विद्यार्थी स्कूलों से बाहर है और शायद संभावना है कि 2 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स स्कूल को छोड़ दे, बीच में ही छोड़ दे। और इसी तरह का खुलासा किया है एंटोनियो गुटेरेस ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि 5 करोड़ 60 लाख विद्यार्थी स्कूलों से बाहर है। इमेज आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस के हमारे वर्तमान महासचिव ऐसे एंटोनियो गुटेरेस। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि विश्व भर में शिक्षा का संकट पैदा होने जा रहा है क्योंकि करोड़ों बच्चे कोविड-19 महामारी की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। करोड़ों स्टूडेंट्स कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उन्होंने आंकड़ा भी दिया है। उन्होंने ट्वीट संदेश में महासचिव ने कहा कि हम शिक्षा के संकट के बीच में हैं और 5 करोड़ 60 लाख विद्यार्थी स्कूलों से बाहर है। उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से 2.5 करोड़ बच्चों के फिर से स्कूल में न लौटने की आशंका है। तो यह दोस्तों सोचनीय है, पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है कि यह कोविड-19 महामारी के कारण तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं। इसी तरह की बात हाल ही में हमारे यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की है। और एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि महामारी से कारगर ढंग से बचाव के लिए शिक्षकों, डिजिटल शिक्षण और भविष्य के लिए उपयुक्त प्रणालियों में निवेश करने की आवश्यकता होगी क्योंकि बच्चों को फिर से स्कूल में वापस लाना है, उनकी पढ़ाई बीच में ही न छूट जाए। इसीलिए सोचने वाला विषय है पूरे विश्व के लिए। आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 9वां क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? हमारे भारत देश के एक स्टार बैडमिंटन शटलर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, तो टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस जीत के साथ ही सिंधु ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई है। 10वां क्वेश्चन, विश्व कायस्थ महासम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा?
आने वाले वक्त में विश्व कायस्थ महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा हमारे देश की कैपिटल नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। 19 दिसंबर को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, कहां पर और कब, तो 19 दिसंबर को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में विश्व कायस्थ महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इस महासम्मेलन से कायस्थ राजनीति की दिशा व दशा तय करेंगे। और वर्तमान में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो इमेज में आप देख सकते हैं राजीव रंजन प्रसाद, वो वर्तमान में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नाम मत भूलिएगा, राजीव रंजन प्रसाद। 11वां क्वेश्चन, एम करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? हाल ही में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे एम करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामनाथ कोविंद जी, क्योंकि हाल ही में वो तमिलनाडु के दौरे पर है और वहां पर उन्होंने एम करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इमेज में आप देख सकते हैं। और वर्तमान में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन, वो भी इमेज में आप देख सकते हैं। और यह है तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन? बनवारी लाल पुरोहित जी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 दिन का तमिलनाडु राज्य का सरकारी दौरा किया और पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके पार्टी के नेता एम करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। और तमिलनाडु में 5 बार मुख्यमंत्री पद सुशोभित कर चुके ऐसे एम करुणानिधि ने अपने 60 साल के राजनीतिक करियर में अपनी भागीदारी वाले हर चुनाव में अपनी सीट जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो यहां से दोस्तों आपको याद रख लेना है कि तमिलनाडु से ताल्लुक है एम करुणानिधि का। 60 साल की राजनीति के करियर में उन्होंने बहुत से माइलस्टोन भी पार किए हैं। और एम करुणानिधि तमिलनाडु राज्य के एक द्रविड़ राजनीतिक दल, तो यह द्रविड़ राजनीतिक दल का नाम क्या है? डीएमके, यानी कि द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम के प्रमुख थे। और एम करुणानिधि का जन्म 3 जून 1924 को तिरुक्कुवलई में हुआ। कहां पर? तिरुक्कुवलई में हुआ। और एम करुणानिधि का बचपन का नाम क्या था? दक्षिण मूर्ति। और उनके समर्थक उन्हें कलाइनार कहकर बुलाते थे। क्या? उनके समर्थक एम करुणानिधि को कलाइनार कहकर बुलाते थे। तो कलाइनार का तमिल भाषा में मीनिंग क्या होता है? कला का विद्वान होता है। क्या? कला का विद्वान। 12वां क्वेश्चन, विंध्याचल गलियारा परियोजना की आधारशिला किसने रखी? हाल ही में विंध्याचल गलियारा परियोजना की आधारशिला रखी है अमित शाह ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित शाह, वर्तमान में हमारे गृह मंत्री। इमेज में आप देख सकते हैं। तो श्री अमित शाह ने विंध्याचल गलियारा परियोजना की आधारशिला रखी और मिर्जापुर में रोपवे का उद्घाटन किया। हाल ही में अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया और बहुत से उद्घाटन भी किए। इनमें से एक है विंध्याचल गलियारा परियोजना, उनकी आधारशिला रखी है। तो मिर्जापुर में रोपवे का उद्घाटन किया और इसके बाद वे मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की भी आधारशिला रखी। और केंद्रीय गृह मंत्री ऐसे अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस संस्थान, क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस संस्थान की आधारशिला रखी। उसका निर्माण 142 एकड़ भूमि पर किया जाएगा और इस पर लगभग 207 करोड़ रुपए की लागत भी आएगी, यानी कि बहुत से महत्वपूर्ण प्रोग्राम की आधारशिला रखी या तो उद्घाटन किया है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धीरन चिन्ना मल्लाई की पुण्यतिथि किसने मनाई? दोस्तों, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धीरन चिन्ना मल्लाई की पुण्यतिथि कौन सा राज्य मनाता है? अरे मेरे लाडलो, तमिलनाडु मनाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। धीरन चिन्ना मल्लाई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और गिरफ्तार हुए। उन्हें वर्ष 1805 में 2 अगस्त के दिन अपने भाइयों के साथ सलेम के निकट संकागिरी किले में फांसी दी गई थी और हाल ही में 2 अगस्त को इनका स्मृति दिवस मनाया गया। और हमारे भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने यह धीरेन चिन्ने मल्लाई की याद में 5 रुपये के मूल्य वाला एक डाक टिकट भी जारी किया था वर्ष 2005 में। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की कैपिटल का नाम क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल मैंने हाल ही में आपको बताया बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं एम के स्टालिन। और तमिलनाडु का प्रमुख भोजन क्या है? चावल।
तमिलनाडु का लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। और मीनाक्षी मंदिर का मुख्य आकर्षण है ऊंचे गोपुरम, वो भी तमिलनाडु में ही आएगा। ओके, और अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की बात करें तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था टाइगर रिजर्व और राज्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। यहां हमें पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, वो दोस्तों पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि बिहार राज्य में स्थित है। कहां पर? बिहार में। तो हमारा सही ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन ए। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, लेकिन यहां ज्ञान बढ़ाने के लिए हम पढ़ लेते हैं कि दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व बोले तो कर्नाटक, और मानस टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। और सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि बिहार में स्थित है। तो इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है भावना तड़वीजी, राकेश गामित, उदया निर्मल। आप सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारे और सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है पलाश अनिल, चावड़ा पूजा और नीरज प्रेम। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। और नीरज जी, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। तो कालसी मावी ने यहाँ गुजराती में आंसर लिखा है और साथ साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य में यह स्थित है। वेल डन। और करण कनौजिया, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में भारत की ओर से किसने हैट्रिक लगाते हुए 3 गोल किए? जी हाँ, सबसे पहले तो हमारे भारत की यह महिला हॉकी टीम को मैं कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। लेकिन यहां हमें पता लगाना है कि टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में भारत की ओर से किसने हैट्रिक लगाते हुए 3 गोल किए। सही ऑप्शन आपने चुन लिया है, तो आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।